हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। साथियों, आज है 18 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 नवंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल के रिवीजन से। कल जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस दोनों ही दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए 2 भारतीयों को चुना गया है, कुंचला कैवल रेड्डी और जानवी डांगेती। FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 इस बार 2 देशों में होगा, बेल्जियम में और नीदरलैंड में होगा। पिछला वाला भारत में हुआ था। जरी पोशाक को GI टैग मिला है, जो कि है मथुरा उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट। 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो आया था उसकी चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है, जिसकी अध्यक्षता अपराजिता सारंगी को सौंपा गया है, बीजेपी की हैं। भारत और फ्रांस के बीच में अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया। भारत मंडपम में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का अभी हाल ही में कौन सा संस्करण हुआ है। यहाँ पर देखिए, संस्करण तो इसका था 44वां और थीम थी इसकी, ये है 40वां थीम इसकी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तमिलनाडु में दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा 19 तारीख को, यानी कि कल। और ये प्राकृतिक कृषि यानी कि जो नेचुरल फार्मिंग होती है उसको बढ़ावा देने के लिए होगा। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने टोटल मेडल जीते 10 और 10 में जीते 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सालू मर्दा थिम का निधन हो गया है, पर्यावरणविद थे। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, अपने रिवीजन किया। अब इसकी क्विज और PDF अगर आपको चाहिए तो MGT ऐप पर अवेलेबल है, आप जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हो। फ्री क्विज, फ्री PDF, ठीक है। टेलीग्राम पर भी आपको PDF दी जाती है और व्हाट्सएप चैनल नया वाला बना दिया गया है। तो नए चैनल से जुड़ने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, फटाफट से आप जो ज्वाइन हो जाओगे। वहीं पर आपको वन लाइनर दिया जाएगा, डेली का डेली वन लाइनर भी आप रिवीजन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 17 नवंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 17 नवंबर को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यानी नेशनल एपिलेप्सी डे, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, तो इंटरनेशनल छात्र डे या स्टूडेंट डे। तो दोनों ही सही होगा आपका, एक एक करके जानते हैं। एपिलेप्सी यानी मिर्गी। मिर्गी एक नर्वस सिस्टम का या कहें कि तंत्रिका रोगी एक विकार होता है, मिर्गी आना। और उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई हाँ, ये भी एक प्रकार का विकार है और ये होता कैसे है, क्या इसके लक्षण होते हैं, ये सबको पता चले, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ऐसा ना हो कि कोई वो मिर्गी आ रही है किसी को और तुम देख करके घबरा करके भागे, लोगों को कोई चुड़ैल आ गई है, ऐसा नहीं है ना। तो मिर्गी को पहचानो, उसके बाद फिर उनको जो भी ट्रीटमेंट है वो जल्द से जल्द प्रोवाइड करने का प्रयास करो। तो ये बहुत पुराना विकार है जो कि बार बार होने वाले दौरे या फिट्स के कारण के रूप में जाना जाता है। अब देखो, ये विकार है। विकार और रोग दोनों में मैंने आपको अंतर कई बार बताया है। विकार क्या होता है? विकार मतलब आप समझ लो कि आपके अंदर कमी है, जो समझ लो आप जब से पैदा हुए हो तब से है वो। जैसे मान लीजिए कि मेरे एक हाथ नहीं है, तो एक हाथ नहीं है तो वो हमारा एक हाथ नहीं है, वो हमारा विकार है, वो हमेशा रहेगा, है ना। हाँ, प्लास्टिक हाथ वगैरह लगा लें वो बात अलग है, लेकिन एक विकार है। अब अगर रोग होता, रोग क्या होता है? रोग आया, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए हुआ, उसके बाद फिर वो ट्रीटमेंट हुआ, ठीक हो गया। तो विकार और रोग में दोनों में यही अंतर होता है, विकार इज परमानेंट, रोग इज टेम्पररी, ठीक है ना। तो रोग जो होता है जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब हुआ, कोरोना हुआ, ये सब रोग है। लेकिन विकार जो है वो जैसे अल्जाइमर हो जाता है किसी को, या किसी को ये है मिर्गी आना हुआ, तो ये लंबे समय तक कभी भी हो सकता है, कभी भी आ सकता है ना, लंबे समय तक रहता है। तो खैर, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो होता है ये फरवरी के दूसरे सोमवार को, और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को, ठीक है जी। अगला, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को ये भी मनाया जाता है। और विश्व छात्र दिवस आपको पता होगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर 15 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व छात्र दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, ये विश्व है। अब अंतर्राष्ट्रीय और विश्व में भी अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब 2 या 2 से अधिक देश, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम ये कि 2 से अधिक देश हो तो वो हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, ठीक है। जैसे आप अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हो। लेकिन विश्व की बात आए तो मतलब पूरी पृथ्वी पर जितने देश हैं सब। तो विश्व मतलब
विश्व छात्र दिवस पूरा विश्व मनाता है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मतलब कि कई देश मनाते हैं। तो 1939 से ये दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि चेकोस्लोवाकिया में एक देश है, यहाँ पर जर्मन कब्जे के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद प्राग यूनिवर्सिटी थी और वहाँ पर 1939 के नाजी हमले की वर्षगांठ की याद में ये मनाया जाता है। वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था छात्रों के द्वारा। ये प्रमुख दिवस हैं। कल हम लोगों ने नवंबर मंथ के सभी अभी तक आए हुए दिवस का रिवीजन किया था। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। जो लोग नए हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला, हाल ही में किस देश ने 2047 तक विश्व की सबसे गहरी जलगत अनुसंधान प्रयोगशाला बनाने की घोषणा की? 2047 की अगर बात आ जाए तो आप समझिएगा 90% केसेस में इसका आंसर भारत ही होगा, क्योंकि भारत ही विजन 2047 लेकर चल रहा है। 2047 का विजन लेकर भारत ही चल रहा है। हर चीज़, हर जो बड़े बड़े टास्क हैं उसको 2047 का विजन लेकर चल रहा है। जैसे जैसे हम लोग विकसित भारत होने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, 2047 तक विकसित भारत हो जाएगा नहीं हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया मुक्त भारत हो जाए 2047 तक, ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अपना एक खुद का स्पेस स्टेशन हो, इसका लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मतलब ऐसे कई सारे टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो 2047 तक विश्व की सबसे गहरी जलगत अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि जल के अंतर्गत, वाटर के अंदर, अंडर वाटर अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि रिसर्च लेबोरेटरी बनाने की लक्ष्य लेकर भारत चल रहा है कि 2047 तक अपना बना लेंगे। और इसके लिए अभी जो पहला परीक्षण किया जाना है वो है मत्स्या 6000। ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, वीडियो भी इस पर दिया हुआ हूँ। मत्स्या 6000 जो है ना, ये क्या है? ये अपना समुद्रयान है। जैसे भारत ने मंगलयान लॉन्च किया था 2013 में, जैसे शुक्रयान लॉन्च किया गया, जैसे आदित्य L1 या सौरयान जिसे कहते हैं वो लॉन्च किया गया, जैसे मंगलयान लॉन्च किया, जैसे चंद्रयान लॉन्च किया गया, 3 संस्करण हो चुके हैं। चंद्रयान 4 लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है। ऐसे ही समुद्रयान यानी समुद्र के अंदर जाएगा ये यान। तो ये जो यान होगा, यान तो नहीं, ये समरसिबल होगा बेसिकली। जो पनडुब्बी होती है उसी का छोटा रूप समरसिबल कहलाता है। तो ये जो समरसिबल होगा इसका नाम है मत्स्या 6000। इसका नाम मत्स्या 6000 क्यों रखा गया? क्योंकि इसको 6000 मीटर की गहराई तक भेजा जाएगा। 6000 मीटर की गहराई में जाएगा ये और जाकर अंडर वाटर में रिसर्च करेगा। अब ये जा कर के एक बार हो आएगा, अच्छे से सब कुछ सक्सेस रहेगा, तो आने वाले दिनों में कई बार आया जाएगा। फिर वहीं पर एक स्टेशन बना लिया जाएगा, रिसर्च लैब बना लिया जाएगा। तो वो रिसर्च लैब होगा दुनिया का सबसे गहरा जल के अंदर रिसर्च लैब। क्योंकि अभी के टाइम पर जो सबसे दुनिया में एक ही पानी के अंदर रिसर्च लैब है जो कि अमेरिका के पास है, एक्वेरियम रीफ बेस, और ये मात्र 19 मीटर ही गहरी है, यानी 19 मीटर ही नीचे बनाया गया। और भारत वाला 6000 मीटर नीचे बनेगा। तो ये भारत का डीप ओशन मिशन जो चल रहा है, जिसके तहत ये मत्स्या 6000 भेजा जाएगा समुद्रयान, इसी का ये हिस्सा माना जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन गया है? तो दुनिया का छठा सबसे ज़्यादा पेटेंट फाइलर बन गया है भारत। छठवां सबसे ज़्यादा पेटेंट फाइल हो रहा है आज के टाइम पर इंडिया के द्वारा। पेटेंट फाइलर क्या हुआ? पेटेंट फाइल करना मतलब ये होता है कि एक परमानेंट एक सर्टिफिकेट मिल जाना कि हाँ इस चीज़ की खोज हमने ही की थी। जैसे देखो, बहुत सारी चीज़ों की ना खोज भारत में हुई थी, भारत में उस चीज़ें चल रही थी, लेकिन साइंटिफिकली प्रूव्ड करके किसी ने पेटेंट नहीं कराया। अब यही सब चीज़ों का पेटेंट करा लिया यूरोपियंस ने, अमेरिकन्स ने। तो आप अक्सर सुनने को मिलते हो, अरे यार इसकी खोज इन्होंने की थी, ग्रेविटी खोज उन्होंने की थी, उसकी खोज उन्होंने की थी। तो आप बहुत सारे पेटेंट देखोगे विदेशों में, जबकि उसके यहाँ पर यूजेस, प्रयोग सब कुछ चल रहे थे। भारत में बहुत पहले, भारत की प्राचीन किताबों में सब कुछ था। लेकिन बस यही है कि वो लोग जो कह दिए पश्चिमी दोस्त, वो ज़्यादा मानते हैं हम लोग। खैर, टॉपिक पे आते हैं। पेटेंट कराना इसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये पेन खोजी, इसमें कुछ यूनिकनेस है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अद्भुत है। ये पेन हमने बना दी शकलक बुम बुम वाली। अब ये पेन जो शकलक बुम बुम वाली है, ये हमारी यूनिकनेस है। अब हम चाहते हैं कोई इसका कॉपी ना करे, तो इस टाइप का हम जाकर के इसको अंतर्राष्ट्रीय उस पर पेटेंट करा लिए। अब पेटेंट हो गया तो अब इसका आविष्कार, इसका जहाँ भी प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्शन जो करेगा वो आकर हमसे परमिशन लेगा और बदले में हम चार्ज करेंगे उसको। ठीक है ना, चार्ज लेंगे उससे। तो कुल मिलाकर के इसका सर्वे अधिकार हमारा हो जाएगा। जब भी कहीं लिखा जाएगा इसकी खोज किसने की थी, तो हमने की थी। ऐसे ऐसे में देश भर में जितने भी पेटेंट होते हैं साल भर में, तो देखा जाता है कौन से देश से कितने पेटेंट हुए, कौन से देश मतलब कितने रिसर्च किए, कितने खोज किए। तो इस मामले में भारत पहुंच गया है छठे स्थान पर। भारत बहुत पीछे था, ठीक है, जब से ये पेटेंट सेटेंट वाली व्यवस्था शुरू हुई। लेकिन
भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आज के टाइम पर भारत इतने आविष्कार कर रहा है, इतने पेटेंट फाइल कर रहा है कि दुनिया में छठे स्थान पर आ गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, भारत ने 64,000 से ज़्यादा पेटेंट आवेदन दाखिल किए हैं। ये WIPO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की, और इसी के द्वारा ही तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स निकाला जाता है। तो भारत पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिज़ाइन में 3 प्रमुख श्रेणियों में 10 देशों में टॉप 10 में शामिल है। कानूनी अधिकार मैंने आपको बाकी सब बता ही दिया है। टॉप पर अमेरिका है। अगला, हाल ही में किस स्थान पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने CII साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया? तो भारत के नए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII मतलब होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो इसके साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। ये उद्घाटन किया गया है वाइजैग में। वाइजैग यानी विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश की राजधानी, जो कि एक टाइम पर थी, अभी हट गई है, अब तो अमरावती हो गई है। जब वहाँ पर जगन मोहन रेड्डी थे तो उन्होंने विशाखापत्तनम को राजधानी कर दिया था। खैर, वहीं विशाखापत्तनम में यहाँ पर एक उद्घाटन किया गया CPI राधाकृष्णन जी के द्वारा 30वां CII पार्टनरशिप समिट। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है, यानी भारतीय उद्योग परिसंघ, ये एक ऐसा संस्था, एक ऐसी बॉडी है जो ये इंश्योर करती है कि भारत में जो उद्योग हैं उनके बीच में एक सही तरीके का रेगुलेशन बना रहे। कोई उसमें अगर बीच में कंपटीशन कोई खत्म करने की कोशिश कर रहा है, मोनोपॉली डुओपॉली करने की कोशिश कर रहा है, तो उन सब के लिए ये देख पड़ताल करता है। या उनके कोई राइट्स हैं जिनका हनन हो रहा है, वो अपने राइट्स के लिए कोई डिमांड करना चाहते हैं भारत सरकार से कि भाई इससे, जैसे होता ना कि ट्रंप ने लगा दिया टैरिफ, अब ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो इस पर किसको कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये सब जानने के लिए, इसका एनालिसिस करने के लिए कि सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, तो सरकार पहले जाती है CII के पास, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बैठक बुलाई जाती है। सभी बड़े बड़े लीडर जो आते हैं इंडस्ट्रीज़ के, वो आते हैं, वो बैठते हैं, वो बताते हैं भाई हमारा इतना नुकसान हो जाएगा, हमारा इतना नुकसान हो जाएगा, या हम इतना चीज़ बेचते हैं, इतना चीज़ हम लोग खरीदते हैं, तो तुम ऐसा करो कि ये वाला स्टेप ले लो, या फिर अभी कोई स्टेप ना लो, अगर स्टेप लोगे ट्रंप और बौखला जाएगा, वो और लगा देगा तो हमारा और नुकसान होगा, अभी हमारी ही पूंछ दबी है। तो ऐसे में ये सब जो हैं इंडस्ट्रिस्ट जो हैं, ये सब बैठ करके इसी के तहत आकर के सरकार को सजेशन वगैरह देते हैं, ठीक है ना। तो होता ना कि मतलब एक यूनियन टाइप का, वही है ये। तो 14-15 नवंबर को ये हुआ है साझेदारी शिखर सम्मेलन। प्रौद्योगिकी, विश्वास, व्यापार, नई भू आर्थिक व्यवस्था को नेविगेट करना, ये इसकी थीम है। आप ध्यान अगर दोगे तो जो भी मैंने आपको बताई है थीम में नजर आ जाएगा। टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड ट्रेड, नेविगेटिंग द न्यू जियो इकोनॉमिक ऑर्डर, जो नया जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन सिनारियो बन रहा है उसको देखते हुए कैसे नेविगेट करना है अपने आप को, कैसे आगे संचालन करना है, इस थीम पर आधारित ये सम्मेलन था, ठीक है। अगला, नवंबर 2025 में किस राज्य के अंबाजी मार्बल को केंद्र सरकार द्वारा GI टैग प्रदान किया गया? GI टैग अभी मैंने आपको कल या परसों समझाया था। GI टैग जो है अंबाजी मार्बल को भी मिल गया है। ये है गुजरात का प्रोडक्ट, ठीक है ना। गुजरात का अंबाजी मार्बल, ये एक यूनिकनेस अपने आप में रखता है और काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इसकी और ज़्यादा ब्रांडिंग करने के लिए सरकार ने इसको दे दिया GI टैग, ठीक है। तो GI टैग का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्राकृतिक चीज़ें उत्पादन हो रही हों उसी को मिले, है ना। तो कोई जो प्राइवेट सेक्टर में भी उत्पादन हो रहा है, प्राइवेट कोई कर रहा है इंस्टीट्यूट, उसको भी फेमस करने के लिए किया जा सकता है। अंबाजी मार्बल जो है ये GI टैग पाया है। ये अपनी उच्च गुणवत्ता, सफ़ेद रंग और अस्थायित्व के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग मंदिरों, महलों, स्मारकों के निर्माण में आदि में किया जाता है। ये संगमरमर है स्पेशल टाइप का। तो नवंबर 2025 तक गुजरात में कुल 29 उत्पाद हैं जिनको GI टैग मिल चुका है, ठीक है। तो GI टैग की शुरुआत कब से हुई थी भाई? 2004 से पहली बार हुई। मतलब आ तो गया था एक्ट 2003 में, लेकिन 2004 में सबसे पहले मिला है दार्जिलिंग की चाय को। अगला, ये कुछ और है जो अभी हाल फिलहाल में पाए हैं GI टैग। आप रिवीजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे सहनाई वाद्य यंत्र बनारस का, जरी पोशाक मथुरा का, रेंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम मेघालय का। इसके अलावा नोले, गुड़र संदेश, बरुईपुरी अमरूद, सफ़ेद बांदे, छोना बोरा, ये सब पश्चिम बंगाल का है। कुंभकोणम पान पत्ता, फूलों की माला, सौदागिरी ब्लॉक प्रिंटिंग, ये गुजरात का है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान का वर्जिन नारियल और घरचोला, ये भी गुजरात का। बाकी ई बुक आप ले सकते हो, MJT पर अवेलेबल है। अगला, उड़ीसा के किस समुद्री तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 2025-26 ये मिला है अभी पुरी और सोनापुरी को। उपरोक्त
उपरोक्त तो दोनों जो तट हैं समुद्री तट, इनको अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। इसको भी मैंने आपको बताया था जब इससे पहले मुंबई के तटों को दिया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है ये तब मिलता है जब देखा जाता है कि वहाँ पर वो जो तट है वहाँ पर जो भी मूलभूत सेवाएं हैं वो मिल रही हैं, मतलब नाश्ता पानी की, अगर कोई टूरिस्ट जाते हैं तो उनको रुकने की, स्टे करने की व्यवस्था वो मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें रहती है सब, मतलब कोई भी इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने वाली चीज़ें नहीं रहती हैं, साफ़ सफाई रहती है और सब कुछ ग्रीन एनर्जी का यूज हो रहा होता है। ये सब देखते हुए यहाँ इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर सोनापुर और पुरी बीच को दिया गया जो कि उड़ीसा के हैं। ये बीच लगातार 7वीं बार, लगातार तीसरी ये पुरी वाला गोल्डन बीच जो है लगातार 7वीं बार, सोनपुर का बीच लगातार तीसरी बार ये सर्टिफिकेशन पाया हुआ है। भारत के कुल 13 समुद्र तट हैं जो 2025-26 के लिए चुने गए हैं। ठीक है जी। अगला, हाल ही में किसे सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? सिक्योरिटी सेक्रेटरी। तो सिक्योरिटी सेक्रेटरी चुने गए हैं पराग जैन। पराग जैन आपको नाम याद आ रहा होगा, कौन है ये भाई? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख हैं। तो पराग जैन को ही सिक्योरिटी सेक्रेटरी बना दिया गया है। सिक्योरिटी सेक्रेटरी इनको ऐसे टाइम पर बनाया गया है जब दिल्ली में बम धमाका हुआ है लाल किले के पास में। सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्या काम करता है इसको पहले जान लो। भारत में आप जानते हो जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल फोर्स होती है उसे कहते हैं एसपीजी। तो जो एसपीजी होता है ना उसको मॉनिटर करने के लिए कि उसमें किसको शामिल किया जाएगा, किसको निकाला जाएगा, कौन क्या कर रहा है, उनके पीछे बैकग्राउंड का चेक करना, उनके पीछे भी एजेंट्स को लगाना, फिट करना, है ना। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में जो रह रहा है, जो एसपीजी कमांडो लगे हुए हैं वो आराम से घर जा करके तान कर सो रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, इसके प्रति किसी को पता नहीं है। इन सब के पीछे पीछे कोई ए बी सी सब लगा रहता है ना। वो देखते रहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं भाई, क्योंकि तुम खास तौर से स्पेशली प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में लगे हुए हो तो तुम्हारी जो भी एक्टिविटी है वो ट्रैक की जा रही होती है। ये सब जो है सब कुछ करने का काम सिक्योरिटी सेक्रेटरी का होता है, सुरक्षा सचिव का होता है। जो रक्षा सचिव है वो अलग है, ये सुरक्षा सचिव है। ठीक है ना। तो ये रक्षा सचिव जो होते हैं वो डिफेंस मामले जो होते हैं भारत के वो सब देखते हैं, और ये सुरक्षा सचिव एसपीजी हुआ या बाकी जो इंटरनल सिक्योरिटी हुआ इसकी ये जिम्मेदारी रखते हैं। तो जुलाई 2025 में हरिहर नाथ मिश्रा इस्तीफा दे दिए थे, सेवानिवृत्त हो गए थे और उसके बाद से ये पद खाली था। तो इसके बाद जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है इसका प्रमुख का जो पद होता है ये सिक्योरिटी सेक्रेटरी, ये खाली था और अब ये इनको दिया गया है रॉ के ही प्रमुख पराग जैन को। ठीक है ना। क्योंकि अभी बीच में एक थ्रेट भी आया था, एक पता भी ये भी चला था, इनपुट मिला था कि भाई बांग्लादेश में एक होटल में एक सीआईए का एजेंट मारा गया। मैंने इस पर आपको वीडियो दी थी कि पीएम मोदी को मारने की साजिश रची जा रही थी चाइना में जब एससीओ समिट में गए हुए थे। तो ये सब जो थ्रेट था उन सबको देखते हुए भी ये किया गया। अब आप थोड़ा सा नोटिस करो, जुलाई में देखिए हरिहर नाथ मिश्रा गए और अगस्त में 30 अगस्त और 1 सितंबर को हुई थी एससीओ समिट। मतलब जिस टाइम की ये बात हो रही है, जब ये बात आया था कि इनको मारने की साजिश रची गई थी, जब पुतिन अपनी गाड़ी में बिठा लिए थे कुछ समय के लिए, तो उस टाइम पर भारत में सिक्योरिटी सेक्रेटरी कोई था भी नहीं जिम्मेदारी लेने वाला। खैर जो भी है, राजेश कुमार सिंह जो हैं ये भारत के रक्षा सचिव थे। अगला, नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंड वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी झारखंड के, क्योंकि झारखंड में है ये सारंडा वन, तो सारंडा वन को अभी वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है। वन्य जीव अभयारण्य या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू है भारत में, है ना। तो भारत के जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसके तहत, उसके दायरे के तहत जो भी संरक्षण, जो भी सुविधाएं या जो भी और जो सिक्योरिटी या संरक्षण प्रदान करने की जो बात होती है वो अब लागू हो जाएगा सारंडा वन पर। सारंडा वन कहाँ पर है? झारखंड में है। 31,468 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है और सारंडा वन का एक हिस्सा है। तो अब ये झारखंड राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि भाई इसको 90 दिनों के भीतर भीतर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आधिकारिक तौर पर अधिसूचित करो। तो अब इसके तहत खनन गतिविधियां प्रतिबंधित हो जाएंगी, पेड़ों की कटाई रुक जाएगी और भी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी उनके संरक्षण के लिए। ठीक है ना, ये सब चीज़ें की जाएगी। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया जाता है, याद रखना। जस्ट 1 साल बाद प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नार्को आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया?
तो अमेरिका ने नार्को आतंकवादियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए इन्होंने शुरू किया है साउथर्न स्पीयर। साउथर्न स्पीयर एक्चुअली में ये लोग ना जो लैटिन अमेरिका है वहाँ के क्षेत्र में खास करके वेनेजुएला पर ये अटैक करने की प्लानिंग में है पूरा। ट्रंप का आरोप ये रहता है कि वेनेजुएला से ड्रग्स की बहुत ज़्यादा तस्करी होती है और वो ड्रग्स आते हैं अमेरिका में और अमेरिका के युवाओं को बर्बाद करते हैं। तो वो जो शिप से भर भर के आते हैं यहाँ पर ना, तो ये ऊपर से वहीं शिप पर ही निशाना बना रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, अभी आज कल शाम की ही बात है कि पता चला कि वहाँ से एक नाव जा रही थी, बोट जा रही थी और उस पर लदे थे ड्रग्स। ऊपर से वहाँ फाइटर प्लेन से अटैक किया गया और वो विस्फोट हो गया। उसकी वीडियो भी रिलीज़ किया है अमेरिका ने। तो अमेरिका अब ऑपरेशन साउथर्न स्पीयर शुरू कर दिया है। तो जो भी मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले नेटवर्क होंगे, उनके संबंधित आतंकवादी होंगे, उनको ये डिस्ट्रॉय करेंगे। खासकर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में करेंगे। लैटिन अमेरिका क्या है आइए मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आप देखते हो ये अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। इसमें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बीच में एक देश पड़ेगा अमेरिका, ऊपर कनाडा, नीचे मैक्सिको, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो ये साउथ एरिया में है ना, इसे ये लोग जो साउथ अमेरिका कंट्रीज़ हैं इन्हें लैटिन अमेरिकी कंट्रीज़ कहते हैं। मतलब इसके नीचे जो भी हैं ये देश हैं ये भी लैटिन अमेरिकी कंट्रीज ही कहलाते हैं। इनके दक्षिण में जो हैं वो लैटिन अमेरिका कहेंगे इनको। तो यहीं पर जो वेनेजुएला है ना सबसे ज़्यादा, अब इस पर इनकी निगाह है ट्रंप की। इस पर भी मैंने आपको समझाया था अच्छे से कि क्यों निगाह है। एक्चुअल में सबसे ज़्यादा दुनिया में ऑयल रिजर्व वेनेजुएला में है। अब ये लोग ड्रग की तस्करी का बहाना बना बना करके कि ड्रग की तस्करी यहाँ होती है, ठीक से सरकार नहीं चलती है, तो ये कह के ये बार बार निशाना बनाते हैं कि वहाँ पर गवर्नमेंट की गिराने का प्रयास करते हैं। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, जो अभी नोबेल पीस प्राइज़ विजेता बनी थी ना इस बार की मरीना कोरोना मचाडो, तो वो जो कोरोना मचाडो थी वो वेनेजुएला की ही अपोजिशन की लीडर थी। वो अपोजिशन की लीडर जो वहाँ पर इस बात की आवाज़ उठाती हैं कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र काम नहीं कर रहा है, यहाँ के राष्ट्रपति जो है तानाशाह बन गए। समझ रहे हो ये क्यों दिया गया उनको नोबेल पीस प्राइज़, वो भी ट्रंप को इग्नोर करके। ये सब डीप स्टेट का है। ट्रंप को भी शायद ये पता हो, या फिर हो सकता है डीप स्टेट इनके भी कई बार सीआईए जो है या फिर डीप स्टेट जो है, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसियां हैं, वो राष्ट्रपति की भी नहीं सुनती हैं, अपने काम में लगी रहती हैं। तो कई बार वो, या हो सकता है ट्रंप लोगों को कंफ्यूज कर रहा हो बार बार ये कहकर कि हमको नोबेल मिले, हमको नोबेल मिले। लोग सोच रहे थे अच्छा ट्रंप चाहिए, ट्रंप को चाहिए, और इधर इस व्यक्ति को दे दिया गया जिसको हाईलाइट किया गया है, ज़बरदस्ती का पॉपुलर किया गया है सरकार गिराने के लिए कि हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रही है, वाकई में यहाँ लोकतंत्र खतरे में है और वाकई में यहाँ तानाशाही हो रही है। ये सब चीज़ किया जा रहा है वेनेजुएला के तेल रिजर्व को, ऑयल रिजर्व को कब्जा करने के लिए। क्योंकि अमेरिका अब ड्रिल बेबी ड्रिल कर ही रहा है। अब कितना ड्रिल बेबी ड्रिल करेंगे, सब खत्म हो जाएगा तो फिर वेनेजुएला से निकाल करके बेचेंगे दुनिया भर को। ये है ट्रंप, ठीक है ना। ट्रंप का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। कामिनी कौशल 98 साल में इनका निधन हो गया। ये कौन थी? ये एक अभिनेत्री थी और काफ़ी पुरानी एक्ट्रेस थी। अब तक की भारत में जीवित सबसे पुरानी ये एक्ट्रेस मानी जाती थी। इनका भी निधन हो गया है 98 ईयर की एज में। इन्होंने दोस्तों 1946 में नीचा नगर के लिए पहला कांस फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था ना, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का इनकी अभिनीत फिल्म ने जीता था अवार्ड। सोचो, पहला कांस फिल्म फेस्टिवल। कांस आप जानते हो जैसे ऑस्कर अमेरिका में, बाफ्टा ब्रिटेन में, ऐसे ही कांस फ्रांस में दिया जाता है, भारत में फिल्म फेयर दिया जाता है। इसके अलावा 1956 में जब फिल्म फेयर हुआ था तो उसमें भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड ये जीती थी। तो नीचा नगर के लिए 1946 में ये इनकी पहली ही फिल्म थी और पहला कांस फिल्म में इन्होंने जीता था। तो कामिनी कौशल थी ये भारतीय अभिनेत्री थी। तो सबसे उम्रदराज जीवित अभिनेत्री होने का रिकॉर्ड था इनके नाम। 1954 में बिराज बहू के लिए इनको फिल्म फेयर मिला था। तो इनका अभी निधन हो गया है। कल मैंने आपको जो भी निधन हुए हैं उनका रिवीजन कराया था, तो आज आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर ऐसे ही रिवीजन कर सकते हो। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दो, एक कमेंट कर देना। कल पूछा था मैंने कब से कब तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जाएगा। सिंपल सा, 1 से 15 नवंबर, क्योंकि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने 1922 में इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी? तो फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने की थी मिलकर के। आज आपको क्या बताना है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला होगा। इसमें फोकस स्टेट किसे चुना गया है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, नौसेनाओं के बीच कौन कौन सा होता है? दोनों क्वेश्चन इजी हैं, आसान है, आंसर आप कर ले जाओगे। बाकी जिनको संकल्प बैच से जुड़ना है, संकल्प बैच से जुड़ सकते हो।
टॉपिक वाइज यहाँ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।